अध्याय 1 में जो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कीजिए। यानी ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है उसकी परिभाषा बताना है और रासायनिक समीकरण के रूप में उसे तैयार करना है। तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ वो अभिकारक के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी उत्पन्न हो, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैसे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ ऊष्मा उत्पन्न हो, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार अगर आपसे इसका समीकरण पूछा जाता है, क्योंकि 2 नंबर में आएगा तो 1 नंबर का आपका जो इसकी परिभाषा होगी और 1 नंबर का इसका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो उदाहरण रूप में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब हम इसे क्या करेंगे, रासायनिक रूप में लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में संतुलित जो समीकरण होता है उसे लिखेंगे। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं, CaO प्लस, जल के साथ क्रिया कराएंगे तो जल के साथ क्रिया कराएंगे, जल का सूत्र होता है H2O। इसके बाद हम एक तीर का चिन्ह लगाएंगे जो कि क्या है, दूसरे पक्ष को दर्शाता है। यानी जो CaO और H2O है इसे हम बोलते हैं क्या, अभिकारक। और इससे क्या बनेगा हमारा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसके साथ क्या होगी, ऊष्मा भी उत्पन्न होगी और ऊष्मा जो उत्पन्न होगी वो वाला पद क्या कहलाएगा, अभिकारक से मिलकर के क्या बनेगा, एक उत्पाद का निर्माण होगा। तो यदि आपसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण पूछा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम जल के साथ क्रिया करा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर जल के साथ क्रिया करा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है वो कंप्लीट। का दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, अर्थात सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। तो चाहे मिट्टी का तेल लिखा है या केरोसिन, एक ही बात है, क्योंकि मिट्टी के तेल को ही हम केरोसिन बोलते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से लिखना कि सोडियम को मिट्टी के तेल में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो सोडियम धातु है वो है क्या, एक अत्यधिक सोडियम जो है वो क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अब जब क्रियाशील धातु है तो ये क्या होती है, जो क्रियाशील धातु होती है वो वायु के संपर्क में आने में, यानी हवा के जैसे ही संपर्क में आएगी तो वो क्या होगी, तुरंत ही आग पकड़ लेगी। यानी सोडियम जो धातु होती है उसको हम मिट्टी के तेल में रखने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि सोडियम जो धातु है, सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं, ठीक। तो सोडियम जो धातु है उसको हम मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि यह वायु के संपर्क में आने से तुरंत ही आग पकड़ लेती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। पढ़ते हैं, निम्न को परिभाषित कीजिए। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें संक्षारण और विकृत गंध्यता जो होती है उसको क्या करना है, परिभाषित करना है। संक्षारण की जो डेफिनेशन होती है वो हमने आपके बोर्ड पर लिख दी है।
जो भी इसे नोट करना चाहे नोट कर सकता है आराम से। संक्षारण की परिभाषा क्या होती है? संक्षारण का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु को वायु या नमी की उपस्थिति में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर जो हल्की का लाल भूरे रंग की जो परत जम जाती है उसे हम जंग कहते हैं। तो जंग से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? विद्युत लेपन या पेंट कर देते हैं, वही संक्षारण कहलाता है। यानी संक्षारण करके हम किसी वस्तु को जंग लगने से हम बचा सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है, जब किसी धातु की सतह पर वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा इस पर जंग लग जाती है। यानी हम खुले वातावरण में उसको छोड़ देंगे तो वायु व नमी की उपस्थिति में उस पर एक जो लाल भूरे रंग की जो परत जड़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तब इसे संक्षारित वस्तु कहते हैं। और यह जो पूरा प्रभाव होगा वायु की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में वो क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। जैसे लोहे पर जंग लगना, अगर हम लोहे की वस्तु को खुले वातावरण में रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है तो वो क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संक्षारण से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए तो उसमें आप लिखेंगे क्या कि उस पर हम पेंट कर सकते हैं या फिर हम उसको विद्युत लेपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको पढ़ाया था। दूसरा लिखा है इसमें क्या? विकृत गंध्यता। विकृत गंध्यता का मतलब होता है कि कोई भी जैसे भोज्य पदार्थ है यदि उसको हम क्या है कुछ समय के लिए रख देते हैं, लंबे समय के लिए रख देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? वो भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है, यानी उसमें एक गंध्यता का रूप आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंध्यता कहते हैं। यानी जो तेल एवं वसा, इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी है, तेल व वसा की उपचयत। उपचयत मतलब होता है जब हम दो ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, उपचयत और अपचयत, यानी ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? उपचयत कहलाता है। तो तेल व वसा के उपचयत हो जाने पर ये विकृत गंध्यता हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो तेल या वसा वाली जो चीज़ें हैं इनको हम लंबे समय तक रखने के लिए कोई उपाय करते हैं। आपने देखा होगा कि जो चिप्स या कुरकुरे वाले जो पैकेट होते हैं वो लंबे समय तक रख दिए जाते हैं, उनमें भी एक क्या है? भोज्य पदार्थ होता है। तो उसमें जो गैस भरी रहती है तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन को प्रभावित करके कोई भी भोज्य पदार्थ तेल या वसा वाला होता है जो उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन प्रभावित करके हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्ट में कि जो आलू की चिप्स होती है या कुरकुरे वाले जो पैकेट होते हैं इनको लंबे समय तक रखने के लिए इसमें कौन सी गैस प्रभावित करती हैं? तो आलू की चिप्स या थैलियों में नाइट्रोजन प्रभावित करके हम इसे क्या कहते हैं? विकृत गंध्यता से रोक सकते हैं और लंबे समय के लिए रख सकते हैं। तो इसको सुरक्षित करने के लिए हम इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए उनकी रासायनिक क्रियाएं लिखिए। क्वेश्चन रहेगा आपका, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए उनके रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले पढ़ेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया। हमने आपको बोर्ड पर आपकी परिभाषा और रासायनिक समीकरण लिख दिए हैं, आपको इनको अच्छी तरह से समझना है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे वो कम क्रियाशील तत्व के साथ क्या करेंगे? उनके साथ यौगिक विस्थापित कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखो रासायनिक समीकरण के रूप में समझने का प्रयास करना। जैसे ये क्या है? Fe मतलब लोहा, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो आप इसमें समझें, आयरन ने या लोहा ने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया अगर की है तो कम क्रियाशील, इसमें क्या लिखा था हमने? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के साथ क्या करेंगे? यौगिक को विस्थापित कर देंगे। यानी जो आयरन है वो सल्फेट के साथ क्या करेगा? सिर्फ सल्फेट के साथ ही क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा? FeSO4 यानी लोहे का सल्फेट यानी आयरन सल्फेट, इसको हम आयरन सल्फेट भी बोलते हैं। और जब यहाँ पर कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के साथ क्रिया कर लेगा तो फिर क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पर क्या बचा? जी कॉपर। तो ये यहाँ पर क्या बचेगा? कॉपर। यानी जो ये हमारा पद था जो क्या था? ये हमारा अभिकारक था। जो इस वाला पद होता है ये अभिकारक बोलते हैं हम इसे, और इस साइड का जो पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूरे पद को उत्पाद बोलते हैं। यानी
लोहे ने कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया की है तो क्या बना है, लोहे का सल्फेट प्लस कॉपर। तो जी कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। आप समीकरण को देखकर समझ सकते हैं कि यह इस समीकरण में कौन सी अभिक्रिया प्रयोग की गई है। यानी अगर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो वहाँ पर क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है, उत्पाद मतलब हमने आपको बताया था कि जो जे वाला पद होता है वो अभिकारक कहलाता है, अभिकारक, और जे वाला पद क्या कहलाता है, उत्पाद। तो इसमें लिखा है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, जो उत्पाद का निर्माण होगा वो क्या होगा, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होगा। यानी दो आयन होंगे तो उनकी जो क्रिया होगी वो बीच के जो बीच की यौगिक होंगे उनके मध्य होगी। यानी जैसे हमारा क्या लिखा है यहाँ पर Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट लिखा है। सोडियम सल्फेट की हम BaCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड के साथ अगर क्रिया करती हैं तो क्या, जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो इनके जो आयन हैं, जैसे Na2 हो गया, SO4 हो गया, ये आयन है, Ba है, Cl2 ये क्या है, इसके आयन है। यानी दो आयनों से मिलकर के ही एक क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। यानी बेरियम जो क्लोराइड है, ये बेरियम और क्लोराइड दो आयनों से मिलकर के बना है। तो जो इनकी क्रिया होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया में वो क्या होगी, इनके आयनों के बीच आदान प्रदान से होगी। जैसे जैसे देखो यहाँ पर जो सल्फेट की क्रिया हुई है बेरियम के साथ, तो यहाँ पर क्या बना है, बेरियम सल्फेट बना है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, Na2 यानी सोडियम बचा, यहाँ पर क्या बचा, क्लोराइड बचा। तो सोडियम क्लोराइड यानी अब क्रिया होगी हमारी किसके साथ, इसके साथ Na2 की और Na2 की होगी और क्लोराइड की, तो क्या बचेगा 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्रिया हुई है वो इस आयन के बीच में हुई है और इन आयनों के मध्य हुई है। तो जब भी क्रिया आयनों के बीच आदान प्रदान से हो तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक। तो इस प्रकार से हमने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समीकरण के साथ पढ़ लिया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।